नमस्कार। आज की इस अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी के 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास है, सारी क्लास देखनी है। ये 75 क्वेश्चन वो हैं जो अभी हाल ही में राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था 2 दिन में जो 4 शिफ्ट हुई थी उसमें 150 क्वेश्चन यानी टोटल 600 क्वेश्चन आए थे और उन 600 क्वेश्चन में से तकरीबन 75 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के थे। उन सभी क्वेश्चन को एक साथ आज की ये जो क्लास है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़े अच्छे आए थे क्योंकि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो कमोबेश आरएएस के सिलेबस जैसा ही था और पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो आगामी जो भी एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की, स्कूल लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट की, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये 75 प्रश्न जो हैं जिनका विस्तृत विश्लेषणात्मक हल हम लोग करेंगे। काफ़ी सारे उसमें ऑथेंटिक डेटा या जो सोर्सेज हैं वो भी मैंने यहाँ लगाए हैं। तो फटाफट से इस क्लास में हम लोग जुड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। इसमें विकल्प चुनना है। जिस समय हम लोग संविधान के निर्माण की बात करते हैं और संविधान सभा के 5वें अधिवेशन में जब हम लोग पहुंचते हैं जो कि अगस्त 1947 में हुआ था, वहाँ ये बात की जाती है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन जो स्टार्ट हुआ उसमें नेहरू जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था जिससे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या नियति से साक्षात्कार का नाम दिया गया है। ठीक है, इसे नियति से साक्षात्कार कहा गया। बड़ा महत्वपूर्ण संबोधन था नेहरू जी का ये, और उसमें उन्होंने कहा कि सारा संसार जब नींद में है और भारत जो है स्वाधीनता के एक नए जो सुबह को प्रवेश कर रहा है, और इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही आते हैं जब एक युग को समाप्त करके हम दूसरे युग में प्रवेश करते हैं, दोनों युग के हम साक्षी बनते हैं। तो नियति से साक्षात्कार या ट्रिस्ट विद जो डेस्टिनी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट, प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है, तो जोधपुर है इसका आंसर। और उसकी जो एक जयपुर में जो है एक बेंच खंडपीठ जिसे हम लोग बोलते हैं वो जयपुर में है। प्रिंसिपल सीट जो है, मुख्य जो पीठ है, न्यायपीठ जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर में स्टैब्लिश है। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसमें राजस्थान जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां से चुनाव आयुक्तों की एक लिस्ट मैंने प्राप्त की है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें से फिर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये लिस्ट आपके पास रहेगी। और देखिए इसमें सबसे पहले 94 से 2000 तक अमर सिंह राठौड़ जी हैं। उसके बाद सन 2000 से 2002 तक एनआर भसीन है। फिर 2002 से 2007 तक इंद्रजीत खन्ना है। 2008 से 2013 तक एके पांडे हैं। 2013 से 2017 तक राम लुभाया हैं। और 2017 से 2022 तक प्रेम सिंह मेहरा हैं। और 2022 से कंटिन्यू मधुकर गुप्ता हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है मधुकर गुप्ता है, तो करंट के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया। ये पेज आप लोग इसका पैनल पीडीएफ चूंकि टेलीग्राम पर अभी अपलोड कर दी जाएगी क्लास के बाद, तो इसको संभाल के रखिए। ये जो डेटा है, सोर्सेज हैं, ये हमारे काम आएंगे आने वाले एग्जामों में। तो आपने देखा कि इनका नाम भी था वहाँ, इनका नाम भी था और इनका नाम भी था, लेकिन उन्होंने पूछा है कि 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो मधुकर गुप्ता ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है हल्का सा डिस्प्यूटेड हो सकता है, अभी देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। कैग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये तो सही कथन है, सही नहीं पूछा है। यानी ए जो ऑप्शन है वो जिन भी ऑप्शन में है उनको एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो इसका मतलब सी इसमें नहीं हो सकेगा, बी इसमें नहीं हो सकेगा, डी इसमें नहीं हो सकेगा, क्योंकि कैग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इंग्लिश में हम देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, जो लोक वित्त के सार्वजनिक कोष के संरक्षक माने जाते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है, संघ का जो भाग है, आर्टिकल 52 से 151, उसमें आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उनके पद की संरचना और उनके जो कर्तव्य है उनका एक विवरण दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब बात आती है कि ये ऑप्शन इसमें आंसर होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। कैग को हटाने की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 148 कहता है कि कैग को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 124 जो है वो साबित कदाचार या असमर्थता की बात करता है। संसदीय विधि यानी संसदीय कानून के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही नहीं है। इसका मतलब ये जो बी वाला ऑप्शन है, देखिए ये इसका मतलब ये सही जा सकता है। फिर देखते हैं, कैग का वेतन भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। इंग्लिश हम देखते हैं, द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द कैग आर चार्ज। ये जो चार्ज शब्द है इसका जो हिंदी मतलब है एग्जैक्ट वो होता है भारित होना।
यानी संचित निधि जो कि जिसमें भारत का पूरा जो राजस्व है, जो भी आमदनी है भारत सरकार की, वो संचित निधि में, समेकित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में जमा होती है और विभिन्न प्रकार के जो व्यय होते हैं वो इस संचित निधि पर भारित होते हैं या संचित निधि में से वो दिए जाते हैं। तो जिस समय आर्टिकल 112 सेक्शन 3 जब हम लोग पढ़ते हैं, जहां संचित निधि पर भारित व्यय की सूचना दी गई है, वहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में किया गया है। लेकिन अब यहां इन्होंने दिया कि कैग का वेतन भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं, तो ये तो राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब दिक्कत यह आ रही है कि इसमें सी ऑप्शन जो है यहां दे दिया है। कैग का कार्यकाल 5 साल के निश्चित रहता है, ये गलत है। कैग जो है पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है, ये कैग का कार्यकाल रहता है 65 वर्ष की आयु। तो बी और डी अगर यहां पर होता ऑप्शन, देखिए जो सही नहीं था, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जाता है, ये गलत है इसमें स्टेटमेंट। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो बी और डी तो ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन जो है, कैग का वेतन भत्ते भारत की समेकित निधि, इंग्लिश में द सैलरी अलाउंसेज ऑफ द कैग आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो वेतन भत्ते हैं, उनके कार्यालय से जुड़े जो व्यय हैं, वो सब भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट किया जाएगा। फिर भी जब इसके आंसर की वगैरह आएगी और उसके बारे में क्या कैसी सूचना आती है वो हम देख पाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रूप में यहाँ रख देता हूँ। हो सकता है मेरे कोई पढ़ने में अभी हो सकता है कोई, वैसे तो गलती गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि मैंने आर्टिकल्स वगैरह सारे देखे इसके, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो आर्टिकल 343 है जिसमें हिंदी देश की राजभाषा है, आर्टिकल 343, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत की, ये कथन कारण बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक जो है संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी वजह से जब कैबिनेट मिशन की जो योजना आई थी उसमें रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए मनोनयन का प्रावधान किया गया था और संविधान सभा के पहले अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति भी रेखांकित हो रही थी। तो ये तो कथन बिल्कुल ठीक है। अब शाही रजवाड़े जुड़ने के विरुद्ध क्यों थे, ये अगर हम देखें तो शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया यानी उनका जो रिएक्शन था उसका अर्थ ये था कि स्वतंत्रता के बाद बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाता है। इसका मतलब ये था कि अगर रियासतों को हम शामिल नहीं करते हैं संविधान सभा में, तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव था कि फिर जब रियासतें जो है वो पृथक पृथक होकर अपने लिए पृथक देश या पृथक जो है संप्रभु गणराज्य घोषणा कर दें, और ऐसी स्थिति में एक देश का निर्माण होने के स्थान पर कई छोटे छोटे देश बन सकते थे, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक विषय हो सकता था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों में कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे और शाही रजवाड़ों की अनुक्रिया कार्ड था। तो इसमें जो है ये दोनों ही जो कथन और कारण जो है वो दोनों ही सही आ रहे हैं, इसमें दोनों ही कथन है, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारत संघ में जो विलय हुआ, देखिए भारत संघ में जो विलय हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से हुआ है। ये कई बार हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, डी ऑप्शन है इसमें, इसको विलय पत्र बोलते हैं, अधिमिलन पत्र बोलते हैं, और इसी के माध्यम से लगभग जो 565 देशी रियासतों का जो संदर्भ है वो आता है। तो वैसे भी राजस्थान की एकीकरण की जब प्रक्रिया हम लोग देखते हैं तो उस प्रक्रिया में जितनी भी रियासतें हैं, और 1948 से जब चरण शुरू होकर 1956 तक जाता है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है राजस्थान का, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की व्यवस्था है। इसके लिए मैंने राजभवन की जो वेबसाइट है वहाँ से देखिए लैंग्वेज हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 AD आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहाँ से पढ़ते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ब्रिटिश रूल से आज़ादी के बाद, ऑल दी 19 स्टेट्स, 19 राज्य और 3 जो चीफशिप थी राजपूताना की, वो भारत संघ में उन्होंने अपना विलय किया इंडियन यूनियन में थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अधिमिलन पत्र के माध्यम से, और जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुकूल था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ही शब्द इसमें दिया है, तो यहाँ जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, बिल्कुल ठीक है। हमने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। विभिन्न स्रोत, चाहे ब्रिटिश व्यवस्था हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, आयरलैंड हो, रशिया हो, ठीक है, विभिन्न देशों से, जर्मनी हो, जापान हो, विभिन्न देशों से हमने जो है प्रावधान लिए, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे संविधान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, आर्टिकल 326 में इसकी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे पास जो है इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है। इसका मतलब है कि भारत के किसी भी प्रांत का निवासी जो है वो उस प्रांत का निवासी हो सकता है, लेकिन नागरिक वो भारत का कहलाता है। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है, और ये एकात्मक प्रावधान भी है भारतीय संविधान का, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस, ये लैटिन भाषा का शब्द है, समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला, समकक्षों में प्रथम इसको बोलते हैं। कई बार फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट अमंग दी इक्वल भी हम लोग इसको बोल दिया करते हैं। और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया तो लॉर्ड मॉर्ले का कथन है। पार्लियामेंटो सुधार की जब बात आती है तो लॉर्ड मॉर्ले का संदर्भ आता है वहाँ। देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था से हमने लिया था और इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री भी मंत्री है लेकिन उसका स्थान समकक्षों में प्रथम है, और समकक्षों में प्रथम होने के नाते वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी है, मंत्रियों को जरूरी निर्देश भी देता है, यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद का निर्माता, उसके विभागों का वितरण करके उसको जीवन दाता और उसका जो है समापन करने की भी जो है शक्ति वही रखता है, ठीक है। तो लॉर्ड मॉर्ले का कथन है ये पॉलिटिकल साइंस में आता है बेसिकली। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुने हम लोग। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था। माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 47 की योजना थी, विभाजन योजना भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ये अधिनियम जो है 10 अगस्त 1947 को इसने रॉयल स्वीकृति प्राप्त की थी और अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था, तो अधिनियम लागू हुआ था। अब इसमें मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट लिया है इंडिया टुडे मैगजीन से, और देखिए इसमें दिया गया है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट विच वॉज बेस्ड ऑन दी माउंटबेटन प्लान, यानी जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम है वो माउंटबेटन योजना पर आधारित था और जून 3 की योजना पर ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा 5 जुलाई 1947 को जो है पारित किया गया, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। फिर रिसीव्ड रॉयल असेंट, जो शाही स्वीकृति इसने 18 जुलाई 1947 को प्राप्त की, शाही स्वीकृति इसने 18 जुलाई को प्राप्त की थी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने शाही स्वीकृति जो है वो 18 जुलाई 1947 को इसने प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, बी ऑप्शन इसमें सही आ रहा है और डी ऑप्शन जो है वो इसमें सही आ जाएगा। तो ए, बी और डी यानी कि जो 4th नंबर है इसमें, ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 5 जुलाई 47 को पारित किया गया, आप देख पा रहे होंगे 5 जुलाई 47 को पारित किया गया, माउंटबेटन योजना पर आधारित था। 18 जुलाई 47 को इसे रॉयल असेंट प्राप्त हुआ और ये जो है प्रभाव इसका पड़ा 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें डी ऑप्शन हो गया। अच्छे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पेपर सीटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है और राजस्थान सरकार ने इस बार एक नवाचार किया था इस एग्जाम को लेकर, और इसमें चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। तो चारों दिन के पेपर लेकर हमने एक साथ ही उसके 75 क्वेश्चन ले लिए हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जो है जस्टिस आई.डी. दुआ, इसके लिए भी हमने लोकायुक्त की जो वेबसाइट है वहाँ से पूरी लिस्ट ले ली है। तो आई.डी. दुआ जो है 1973 से 1978 में, ये लिस्ट आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ जैसे अन्य नाम भी दिए, कई बार क्या है कि कालक्रम से भी पूछ लेते हैं, राजस्थान वाला जो पार्ट वैसे भी थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। तो जस्टिस जे.एल. गुप्ता हैं, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, ये तो अभी वर्तमान लोकायुक्त हैं। जस्टिस एस.एस. कोठारी हैं, तो ये हम देखते हैं कि जे.एल. गुप्ता और एस.एस. कोठारी भी क्या लोकायुक्त रहे हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। जस्टिस जी.एल. गुप्ता, ठीक है, ये भी रहे हैं, और एस.एस. कोठारी साहब भी जो हैं वो लोकायुक्त रहे हैं, और प्रताप कृष्ण लोहरा तो अभी वर्तमान में जो है 9/3/2021 से निरंतर हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए थे इसमें, ये 4 ऑप्शन जिनमें मैंने टिक लगा दिए हैं। तो प्रथम जो लोकायुक्त हैं वो आई.डी. दुआ साहब हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है। देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम है 1993 का जो एक्ट है, उसमें मूल रूप से तो लिखा गया था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ठीक है। उसमें चाहे वो नेशनल NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, कार्यकाल रखा गया था अध्यक्ष और सदस्यों का पद ग्रहण से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लेकिन अभी 2019 में संशोधन हुआ है ना। 2006 में भी संशोधन हुआ था, अभी 2019 में इसमें संशोधन हुआ। मैं नेक्स्ट पेज पे इसके संशोधित पेज लगा रखा है PRS वेबसाइट से। 2019 में संशोधन हुआ, उसमें लिख दिया गया कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी इसमें पहले हो, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक है 2019 का, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आया, लोकसभा में 2019 और राज्यसभा में 2019 में। इसमें कहा गया है कि NHRC और SHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद पर बने रहेंगे, जो मूल एक्ट में कहा गया था। अब क्या करता है विधेयक, कार्यकाल को घटाकर 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये इसलिए मैं रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ कि आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट होते हैं। RPSC के जो एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं
RAS का, चाहे स्कूल लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या अदर जो एग्जामिनेशन है जहाँ भी पॉलिटी आती है वहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास सोर्स रहेगा तो हमें ध्यान रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन रही? तो देखिए इसमें भी एक पेज हमने लिया है। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल जो है 2004 से 2007 तक, इसका क्रम आता है प्रभा राव, जिनको पहले कार्यभार सौंपा गया था 2009 से 2010 तक, फिर प्रभा राव पूर्ण रूप से 2010 में राज्यपाल रही, और फिर मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 तक। तो एक क्रम भी याद रख लीजिए, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। तो सबसे पहली राज्यपाल के रूप में जो है उनको प्रतिभा पाटिल का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्रम भी दे दिया अपने, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, तीनों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको पद से हटाने से रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है ये। तो आर्टिकल 75 जो है, 75 में लिखा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 75 सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में लिखा गया मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। 75 सेक्शन 3 में लिखा गया मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो मंत्रिपरिषद की जो संरचना है, उसका जो गठन है, उसकी जो नियुक्ति है, उसको पद से हटाने की जो प्रावधान है वो आर्टिकल 75 जो है वो उसके अंतर्गत यहाँ काम कर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसका भी एक ऑप्शन ले लिया है हमने। ये देखिए आर्टिकल 75 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और फिर ये वाला जो प्रोविजन है ये तो 91वें संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन है ये 91वें संशोधन, जिसमें मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या का संदर्भ रखा गया 2003 में। फिर मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसमें आर्टिकल 75 राइट आंसर है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, भारत की योजना का गठन, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ करता था पहले भी कई बार। ठीक है, तो डी इसमें आ जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना का गठन किया गया, बाद में अभी 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग का मूल उद्देश्य होता था भारत के जो प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक संसाधन उनका अनुमान लगाना और देश की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप तैयार करना। फिर एनडीसी की बैठकों में उसका अनुमोदन होता था और इसी प्रकार से हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही भारत की 2017 तक, वो सब योजना आयोग की देखरेख उसी की निगरानी में प्रस्तुत होती थी। ठीक है, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष की जब बात आती है इसमें, देखिए तो ये अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ये वित्त आयोग के भी अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में। तो 2 जानकारियां हमें मिल जा रही हैं, इसलिए इस प्रकार से पेपर सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, आगे बार बार कर रहा हूं कि पूरे जो भी वीडियो में लेकर आ रहा हूं कृपा करके उनको पूरा देखा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट देख लिया 5 मिनट, उससे मजेदारी नहीं होगी। कभी 20 मिनट 30 मिनट, जैसे आज 75 क्वेश्चन है तो 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। पूरा देखिए, बहुत सारी चीजें आंसर मिलेंगी। तो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं अरविंद पनगड़िया। जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक कैबिनेट मंत्री के पद पर भारत सरकार के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और इसके अलावा अभी जो 2023 में 18वां G20 सम्मेलन जो भारत की मेजबानी में हुआ, उसमें एक शेरपा ट्रैक होता है। ठीक है, तो उन्हें G20 शेरपा के रूप में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया था? तो ये झारखंड इसका राइट आंसर है। झारखंड में ऐसा हुआ था, 2022-23 की बात है ये। और झारखंड में ये एक यहाँ लिया है हमने, नई आरक्षण प्रणाली में SC का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%, ST का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28% और OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%। EWS के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया, EWS आरक्षण को 10% रखा गया। साथ ही इस आरक्षण विधेयक में कहा गया कि केंद्र सरकार जो है जल्दी से इसको 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का एक संदर्भ प्रस्तुत किया जा सके। तो झारखंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए, देखिए आर्टिकल 249 है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय आर्टिकल है पेपर्स का। इसमें लिखा गया कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो संसद को उस पर प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राज्यसभा बार बार इस प्रकार का संकल्प यदि पारित कर दे तो ये शक्ति 1-1 वर्ष के लिए और भी अधिक विस्तारित हो जाएगी। ठीक है,
राज्यसभा को शक्ति इसलिए दी गई क्योंकि राज्यसभा की संरचना राज्यों के सदन के रूप में की गई है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कभी स्वास्थ्य का विषय ऐसा हो गया, एग्रीकल्चर का विषय हो गया, मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर का कोई विषय ऐसा हो गया जहां ये लगता हो कि उसको राष्ट्र हित में एक समरूप कानून बनाए जाने की जहां जरूरत है। ठीक है, तो आर्टिकल 249 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पहली शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, मतलब जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, क्योंकि इसी हिसाब से हमने अपने टेक्निकल टीम से ये स्लाइड्स लगवाई हैं। ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चन 2 दिन में 4 शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं। देखिए दूसरी शिफ्ट जो थी उसमें भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। इसके बारे में बात कर चुका हूं अभी। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बढ़ गए शहर थे। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया एक पूरा पैराग्राफ का आंसर है। तो इसमें जो है लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता ये जो है एक डिवीजन हो गया था इस प्रकार से। वैसे भी जब सांप्रदायिक माहौल भारत में 1940 के बाद बहुत तेजी से फैला और जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत आया और उसके बाद 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस आया, तो कलकत्ता में बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए। तो नोआखाली का क्षेत्र उस कारण से बहुत कुख्यात रहा उस समय पर। और फिर ये पूर्वी हिस्सा था और ये पश्चिमी हिस्सा था, लाहौर और अमृतसर, मतलब पंजाब, क्योंकि विभाजन जो है बंगाल का विभाजन भी हुआ, पंजाब का विभाजन भी हुआ। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो है सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हो गए थे। तो एक जो वर्ग बना वो इन 3 जो है जगहों पर बहुत ज़्यादा देखा गया सांप्रदायिक वातावरण। तो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, तो सी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे हम। ये एक सूची सुमेलित करनी थी। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में 1970 के दशक में करीब 1973 से उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई रोकने के लिए पर्यावरण आंदोलन, तो ए जो है उसमें तो 3rd आ गया। फिर बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में हुआ था, ये आईआर में काम आता है। बी में 1, ये 1955 में हुआ और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है, अफ्रो एशियाई सम्मेलन। ठीक है, प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन था बांडुंग सम्मेलन, क्योंकि एशिया और अफ्रीका को सम्मिलित रूप से, लैटिन अमेरिका बाद में इसमें शामिल होता है, इसको तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता रहा। तो बी में 1 हो जाएगा। डॉक्टर पीसी महालनोबिस जो है अर्थशास्त्री, जिनके नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना तो एग्रीकल्चर पर प्राथमिकता देती थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात की गई। तो पीसी महालनोबिस जो है एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, तो उनके नेतृत्व में काम हुआ। तो सी जो है इसमें 4 आ गया। और फिर बॉम्बे प्लान जो है, ये जब भी भारत का हम एक्चुअली जब प्लानिंग हम लोग पढ़ा करते थे डेवलपमेंट को लेकर पंचवर्षीय योजनाओं की, उस समय बात आती थी। तो बॉम्बे प्लान जो है वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए 1944 में, मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है, 8 बड़े उद्योगपतियों के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। तो डी जो है उसमें 2nd आ जाएगा। तो 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4 और 2 जो है इसमें राइट आंसर डी में आएगा। ठीक है, 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, इंडियन जो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके जो प्रमुख होते हैं वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी होते हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन राइट ध्यान रखिएगा। कौन सा एक पद संवैधानिक नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष पद। संवैधानिक पद का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। तो संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के पद का, स्पीकर के पद का उल्लेख है, राज्यपाल के पद का उल्लेख है, मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों चाहे वो उच्च न्यायालय के हों। परंतु आरबीआई गवर्नर जो है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत में संघ में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 3 देखिए यहाँ लगाया मैंने, जिसमें लिखा है संसद कानून द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो नाम, क्षेत्र, सीमा, इन तीनों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? जब भी क्लासेस में, कोर्स में, जब भी न्यायपालिका के चैप्टर और संविधान संशोधन पढ़ाता हूं, उस समय 15वें संविधान संशोधन पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात मैं कहता हूं, क्योंकि 15 संविधान संशोधन हाईकोर्ट से विशेष रूप से संबंधित रहा है। ठीक है, तो 15 संविधान संशोधन है 1963 में किया गया था। ये संविधान संशोधन का पेज लिया है हमने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद 217 में परिवर्तन किया गया। साथ ही जब सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सही आयु के बारे में कोई प्रश्न उठेगा,
तो उस प्रश्न का निर्णय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 15वां संविधान संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट ये इसमें देखिए वस्तु और सेवा कर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 246A है। संघ राज्य के मध्य, केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है, वहां आर्टिकल 246A जो है वो 101वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, जिसमें वस्तु और सेवा कर के बारे में जो है कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दी गई। अंतर्राज्यीय व्यापार जो है वस्तु सेवा कर का, उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई। परिसीमन आयोग जो है आर्टिकल 82 में आ जाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, है ना, जनगणना का संदर्भ इसमें आता है। परिसीमन में जनगणना और समायोजन, ये दो शब्द वहां दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के अधीन आता है। तो ए में जो है 4 आ जाएगा, बी जो है वो 1 हो गया, सी जो है वो 3rd हो गया, और डी जो है वो 2nd हो गया। तो 4 1 3 और 2 होना चाहिए इसमें, 4 1 3 और 2। ठीक है, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, आर्टिकल 14 में अवधारणा है कानून के समक्ष समानता की। ये रूल ऑफ लॉ की बात करती है। रूल ऑफ लॉ जो है प्रसिद्ध जो विधि शास्त्री डाइसी के द्वारा दिया गया विचार है, एबी डाइसी का विचार है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। राजनीति विज्ञान में बहुत व्यापक रूप से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एबी डाइसी का कथन है। फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? तो 101वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 279A में की गई है। ये देखिए मैंने एक पेज लिया है इसका, कि संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2016, उसके लागू होने के 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना था। और इसके अंतर्गत जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल होंगे? केंद्र के वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त का प्रभार संभालने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, और किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति। ठीक है, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल यानी राष्ट्रीय शासन की घोषणा की गई। तो ये संरचना है इसकी, आप लोगों के जानकारी के लिए है, आगामी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, हम पढ़े अच्छे से। ठीक है, फिर राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान सूचना आयोग जो राज्य सूचना आयोग, उसका गठन कब किया गया? तो राजस्थान सूचना आयोग की वेबसाइट में दिया गया है 18 अप्रैल 2006 को जो है इसका गठन हुआ है, 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, ये मैंने उसी वेबसाइट में से लिया है, 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान वाला पार्ट फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आता है, मेरा आग्रह है इसको रटना शुरू करिए। ठीक है, इसमें रटने वाली चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आती हैं। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में कंसेप्चुअल चीज़ें, अवधारणात्मक चीज़ें ज़्यादा आती हैं, और अवधारणात्मक चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर योगेश शर्मा यानी मेरे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी, अच्छी मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि मैं संविधान का लंबे समय से विद्यार्थी हूँ, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख है, प्रधानमंत्री का उल्लेख भी आता है, मुख्यमंत्री का भी आता है, उप मुख्यमंत्री नहीं आता। ये राजनीतिक आधारों पर सृजित किया जाता है। ठीक है, तो डी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो चांसलर के रूप में कार्य करते हैं? राज्य की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए राज्यपाल जो हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? इसको एक बार हम छोड़ते हैं, ये मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा, राजभाषा अधिनियम 63 है या 67, ये हम एक बार देखेंगे। ठीक है, 94 का। फिर कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी भाषा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो लिखा गया आर्टिकल 343 में कि हिंदी जो है राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक काम करेगी। बाद में जब 15 वर्ष नजदीक आने लगे तब देश के कई हिस्सों में इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन हुए, और तब उस विरोध प्रदर्शन को ध्यान रखते हुए राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया, और अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में अनिश्चित काल तक के लिए प्रस्तुत किया गया। 8वीं अनुसूची का मूल संबंध जो है, वैसे ये माना जाता है कि भारत में जो भाषाई विविधता है उसको संरक्षण देने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वो प्रस्तुत की गई 22 भाषाएं जो है उसमें है। हालांकि उसमें हिंदी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, लेकिन अन्य जो है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का संदर्भ है। तो उसमें मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी, नेपाली, ये सभी भाषाएं हैं, तो अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक में जो नहीं है वर्तमान में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में आ जाता है, शिक्षा का अधिकार 21A में आ जाता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 आ जाता है, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संशोधन से हटा दिया गया है इसको, 44वें संशोधन
1978 से 300A, यानी एक विधिक अधिकार बन गया, ये संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 है ये तो, ठीक है। देखिए इस पेपर में मतलब सीटी के पेपर में योजना का क्वेश्चन भी आया, नीति आयोग का क्वेश्चन भी आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 में पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठ गए थे। देखिए उस समय मद्रास प्रांत में एक आंदोलन चला तेलुगु भाषी एक नए प्रांत के निर्माण के लिए, और एक कार्यकर्ता पुट्टू श्री रामुलु, ये जो है अनशन पर बैठे, कुछ दिन अनशन किया इन्होंने, इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है उन क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, और कालांतर में भाषा के आधार पर भारत के सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखिए इस पेपर में एनसीईआरटी को बहुत तवज्जो मिली है, मेरा आग्रह रहेगा एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें। हर बार मैं क्लासेस में कहता रहा हूँ, कोर्स में कहता रहा हूँ, यूट्यूब पर, एप्लीकेशन में, सब जगह कहता हूँ एनसीईआरटी को महत्व दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को महत्व नहीं देते हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पतली पतली किताबें हैं, पढ़ डालिए, उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन और बिल्कुल विशेष प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 20 में राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल के द्वारा कार्यभार संभाला गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, तो इसे एक चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इस याद को 2010 से ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो 24 अप्रैल जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ठीक है। फिर कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो राष्ट्रीय संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक संदर्भ आ जाता है। वित्त आयोग जो है 280 में संदर्भ आ जाता है। चुनाव आयोग जो है 324 से 329 में आ जाता है। लेकिन एनएचआरसी जो है उसका एक्ट में उल्लेख आता है, एक्ट है 1993 का, ठीक है। तो ये सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक, यानी संसद के कानून के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसमें राइट आंसर जो है ए आ जाएगा, ठीक है। संविधान के आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, संसदीय कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 2 शिफ्टों के पेपर हो गए, यानी एक दिन के दोनों शिफ्टों के पेपर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे जो पेपर हुआ उसमें देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? ये प्रतिषेध की रिट होती है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। प्रोहिबिशन की रिट, इसमें ये कहा जाता है कि हम मना करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम मना करते हैं, हम निषेध करते हैं। इसमें नीचे के न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में, किसी मामले में कार्रवाई को रोक दें क्योंकि मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। और यदि निर्णय हो चुका होता है तो उत्प्रेषण यानी सेरियोरी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं और ऊपर सूचित कीजिए और अधिक सूचित कीजिए, उत्प्रेषण के माध्यम से जो मामले को अपने पास मंगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। किस निधि से सरकार के सभी खर्च किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना कोई राशि आहरित नहीं की जाती? आहरित का मतलब होता है विड्रॉल करना, निकासी करना। तो ये जो है भारत की समेकित निधि है, इसको संचित निधि भी बोलते हैं। अभी मुझे ध्यान पड़ता है कि कुछ समय पूर्व जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस जब मैं ले रहा था तो संचित निधि को समझाते समय समेकित निधि शब्द में बहुत बार बोलता हूँ कि समेकित निधि शब्द भी पेपर में दे देते हैं। तो देखिए इन्होंने समेकित निधि बोला है, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। तो जब भी देखिए क्या होता है ना, कोई चीज़ यदि मैं कहता हूँ पेपर के लिहाज से, थोड़ा सा ध्यान विशेष दिया कीजिए क्योंकि एक लंबा अनुभव है और मुझे पता है कि इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेशन की कई बार डिफरेंसेस होते हैं। कुछ किताबें जिनसे पेपर बनाने वाले बनाते हैं वहाँ कई बार क्या शब्द हो सकते हैं, तो विभिन्न किताबों का जब निचोड़ हम लोग लेकर आते हैं ना, तो आपको उन बातों को महत्व देना चाहिए। महत्व देते भी हाँ, मुझे पता है। तो संचित निधि जो है इसमें संसद की अनुमति, और संसद की जो अनुमति है उसी के लिए जो पूरी प्रक्रिया चलती है ना, उस प्रक्रिया को हम बजट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है? एनएचआरसी, ठीक है। एनएचआरसी का संदर्भ है। तो एनएचआरसी के लिए देखिए, ये मैंने मानवाधिकार संरक्षण का जो एक्ट है 1993 इसके लिए लिया कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसमें देखिए समिति जो होती है, समिति की सिफारिशों पर, समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री तो होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है,
और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, ठीक है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। फिर भारत सरकार के गृह मंत्री होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा का उपसभापति होता है। इसलिए इस समिति में सीधे सीधे तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। यद्यपि जो न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति यानी न्यायिक व्यक्ति जो नियुक्त किए जाते हैं, उनको नियुक्त करते समय जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूर लिया जाता है। यहाँ लिखा है देखिए, परंतु उच्चतम न्यायालय का कोई जो वर्तमान एग्जिस्टिंग जो जज है या किसी हाईकोर्ट के कोई मुख्य न्यायमूर्ति को यदि सदस्य के रूप में लिया जाएगा तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन जो समिति बनती है वो समिति इन व्यक्तियों से मिलाकर बनती है, ठीक है। बड़ा अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, मेरा आग्रह है, बार बार कह रहा हूँ। देखिए सीईटी मैं नहीं पढ़ाता हूँ सीईटी को लेकर, और ना तो कहीं ऑफलाइन पढ़ाया ना ऑनलाइन पढ़ाया सीईटी को लेकर, लेकिन जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो इतने जबरदस्त स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो मैं खुद ही प्रेरित हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने आग्रह भी किया था, बाकी प्रेरणा मुझे खुद ही मिली कि मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं एक ही साथ, एक ही जगह 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर इसका पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आगामी दिनों में इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं हमारे आरएएस के एग्जाम में या स्कूल लेक्चर के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में, हमें फायदा मिल जाए, इसलिए ये थोड़ी सी कवायद करी है। मैं चाहूँगा कि इस कवायद को विशेष रूप से आपको सराहना चाहिए, और सराहने के लिए जो यूट्यूब पे बोला जाता है वो बोल देता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो देखिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25, ये धारा 25 है, जिसमें क्या कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति समुचित सरकार को भेजेगा, है ना। ध्यान रखिए धारा 25 आरटीआई एक्ट की धारा 25 में ये बात कही गई है। तो राज्य सरकार को, इसमें क्या होगा ना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने राज्यपाल किया होगा, इसमें मैं मान सकता हूं। तो राज्य सरकार शब्द है शाब्दिक, देखिए संविधान और विधि का एक रूल है कि जो शब्द लिखा गया है सबसे पहले हम उसी को ढूंढेंगे, शाब्दिक अक्षरशः जो बात कही गई है सबसे पहले उसको ढूंढेंगे, यदि वो दिख जाती है तो सबसे पहले उसको टिक कीजिए, यदि वो ना दिखे तब फिर व्याख्याओं पर जाइए, जो और व्याख्याएं भी जो प्रमाणिक हों, जैसे न्यायाधीशों के द्वारा की गई व्याख्या हो, किताबों की व्याख्याएं हो, विशेषज्ञों की व्याख्याएं हो, या कानून या संशोधन के माध्यम से व्याख्याएं हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं साहब हम। हाँ, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में कुछ सूचनाएं हैं। परिसीमन आयोग कानून 2002 में बनाए गए थे। अब देखिए इसमें क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो परिसीमन आयोग जो बना ना 71 में नहीं बनाया, 72 में बनाया। देखिए यहाँ मैंने ये लिया है यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट, द डीलिमिटेशन एक्ट 1972। तो मेरे हिसाब से अगर ये डिस्प्यूटेड हो सकेगा अगर इसको उन्होंने सही माना, क्योंकि 71 में नहीं, परिसीमन आयोग जो अधिनियम है कानून वो 1972 में हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो देखिए इसका कथन गलत है। अब वो सही मान लेते हैं तो ये डिस्प्यूटेड श्रेणी में जाएगा। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके लिए दो चीजें मैं दिखा देता हूं आपको, फिर बाकी तो देखिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है, जो इन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उनकी जो आंसर की आएगी वो क्या मानते हैं, फिर उस पर क्या बात होती है वो देखा जाएगा। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 देखिए जरा, जिसमें लिखा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधी जो कानून है वो किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ ही लाइव लॉ, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजंस को जानने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं इसका कई बार उल्लेख करता हूं, कई बार रेफरेंस देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए ये लाइव लॉ की 7 अगस्त 2024 की एक ये डिसीजन है, डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2 न्यायाधीशों की जो बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस उजाल भुयान, इनकी जो बेंच है उसके द्वारा ये कहा गया कि भाई जो डीलिमिटेशन कमीशन है, परिसीमन आयोग के आदेश जो हैं वो न्यायिक जो समीक्षा है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है, वो अधिकार उनका समीक्षा हो सकती है। तो मैं इस जो आंसर है इसको मैं क्या है यहाँ टिक कर देता हूँ। एक बार उसके आंसर की आने दीजिए वो क्या मानते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो देखिए आदेशों को न्यायालय में अब चुनौती भी दी जाती है, अगर एग्जैक्ट देखें तो नहीं दी जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों ही गलत होने चाहिए। अब तो चुनौती दी जा सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने देखा, और ये 1971 की जगह 1972 का एक्ट है। एक बार आने दीजिए आंसर की, फिर इस पर हम बात कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसको लेकर भी देखिए, यहां हम देख लेते हैं।
कौन इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये देखते हैं हम, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम ये विभिन्न प्रकार के जो सचिव हैं, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक। ठीक है, तो ये तो आते हैं क्षेत्र में, ये तो आ जाते हैं। जिला प्रमुख और मंत्री ये भी आते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख और ठीक है और मंत्री भी आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ये लोकायुक्त की जो वेबसाइट है वहां से लिया गया पेज है, इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। ये कार्य क्षेत्र में आते हैं, ये कार्य क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री 3rd नंबर पे दिया गया है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश मिलता है, तो आर्टिकल 351 पेज ही ले लिया मैंने इसका। इसमें लिखा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, विकास करे, ताकि भारत की सामासिक संस्कृति हमारे मूल कर्तव्य में भी आता है, उसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति हो सके, उनकी मौलिकता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में दी गई भारत की अन्य भाषाओं में दिए गए रूप, शैली, अभिव्यक्तियों को आत्मसात करे, जहां आवश्यक या वांछनीय उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः मतलब प्राइमरी संस्कृत और सेकेंडरी अन्य भाषाओं का उपयोग करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है, क्वेश्चन इतने अच्छे आए हैं, मैं मानता हूं कि आगामी आरएएस के और स्कूल लेक्चर के एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और मेरिट के निर्धारण को बहुत ये ऊंचा नीचा कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ऊंचा नीचा कर सकते हैं मेरिट के निर्धारण को, ध्यान रखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, लीक से हटकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूं, तो आप महत्व समझिएगा मेरी बात का। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, 351। फिर 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। बिल्कुल 1947 में जहां एक तरफ हमें आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ एक सांप्रदायिक प्रकार का घटनाक्रम भी देखा गया। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ। बिल्कुल, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ। तो ये 1 और 2 बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी के कथन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एनसीईआरटी के कथन है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, ये देखते पता चल जाता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें से कथन लिए गए हैं। इस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था, मेघालय को 1972 में। ठीक है, असम से अलग करके बनाया गया था। इसमें हमने की कर दिया है। इसमें पुंछी आयोग 2010, पुंछी आयोग का गठन जो है 2007 में हुआ था, है ना, गठन 2007 में, और रिपोर्ट जो है वो 2010 में आई थी। ये रिपोर्ट का ईयर है 2010। ठीक है ना, मान लीजिए गठन का साल पूछ ले तो केंद्र राज्य संबंध है, सी इसमें राइट आंसर है। जैसे सरकारी आयोग था और उसके बाद पुंछी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के आयोग है। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही तो कमला बेनीवाल रही। राजस्थान की प्रथम जो है महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये जो राज्यसभा है इसका संदर्भ अनुच्छेद 80 में आ जाता है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें साहित्य है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसमें जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 80 का विशेष इसमें संदर्भ लिया गया है। ठीक है, तो 12 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को देखिए, संसदीय शब्दावली है, कभी समय मिला तो संसदीय शब्दावली पर मैं या तो कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या 20-25 जो शब्द हैं उस पर कोई क्लास ले लेंगे, लेकिन ये समय मिलने पर है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि इसको हम ले ही लेंगे, कभी समय मिला तो उस पर हम बात कर सकेंगे। वैसे अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये यील्डिंग द फ्लोर होता है ये। ठीक है, बी इसमें राइट आंसर है, यील्डिंग द फ्लोर इसको बोला जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। वाद विवाद को नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए अध्यक्ष को ये विशेष शक्ति दी गई, यील्डिंग द फ्लोर इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्टिकल 165 जो है, अनुच्छेद 165 की जब हम लोग बात करते हैं, ये राज्य का महाधिवक्ता से रिलेटेड है, एडवोकेट जनरल। जैसे आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, लगभग उसी प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता का संदर्भ तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को
राजस्थान का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कई करंट के क्वेश्चन भी राजस्थान की पॉलिटी में पूछे गए, आप देख पा रहे होंगे। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को किस चुनौती का सामना करना पड़ा? ये एनसीईआरटी से लिया गया। देखिए एनसीईआरटी के पेज लिए मैंने, अच्छा ये जरा देखें इसमें, अभी आगे एनसीईआरटी के पेज लिए मैंने कुछ चैलेंजेस को लेकर। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण, देखिए नेशन स्टेट के निर्माण में किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? दो चीजें होती हैं, एक होता है नेशन और एक होता है स्टेट। स्टेट बिल्डिंग जो होती है वो आर्थिक विकास है या किसी प्रकार का प्रशासनिक विकास है, उन चीजों को तवज्जो देती है, जबकि नेशन बिल्डिंग जो है वो सांस्कृतिक वैचारिक जो चीजें होती हैं, राष्ट्र को एक करने वाली जो चीजें हैं उनसे वो रिलेट करती हैं। तो यहां हम देखेंगे कि इसमें चुनौती का सामना जो है लोकतंत्र की स्थापना को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा। वैसे तो ये चारों ही अभाव थे उस समय, प्रौद्योगिकी हमारे पास नहीं थी, संसाधन की कमी थी हमारे पास, निर्धनता दिखाई दे रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मेजर रूप से हमें सामना करना पड़ा, ठीक है। मैं देख लूंगा एक बार एनसीईआरटी में किसको, क्योंकि ये एज इट इज एनसीईआरटी का जो आंसर है उसको यहाँ सही माना जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से राष्ट्र राज्य के निर्माण में ए ऑप्शन आना चाहिए। अगर कोई चेंज हुआ एनसीईआरटी किताब में तो फिर हम उसको करेक्ट वहां कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, बार बार मैं कह रहा हूँ। स्मारक स्थान कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, अनुच्छेद 49 में दिया गया है, जहां लिखा गया है राज्य ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के जो स्थान है, स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगा, परिरक्षण करेगा और किसी भी प्रकार के विनाश से उनको रोकना राज्य की बाध्यता होगी। एक चीज और ध्यान रखना, आर्टिकल 49 एकमात्र वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें राज्य के लिए शाब्दिक रूप से बाध्यता शब्द का उल्लेख किया गया, अन्यथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य प्रयास करेगा ये शब्द होता है, यहां बाध्यता शब्द दिया गया आर्टिकल 49 में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ये सेकंड डे का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका पेपर हो गया। अब सेकंड डे की इसमें जो फाइनल सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर ले लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के जो संस्थापक जो लोग हैं उनमें नेहरू जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है ना। युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के नासिर, घाना के वामे न्यूक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्ण और भारत के जवाहरलाल नेहरू, ये 5 लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार माने गए हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, भारत ने लगातार प्रयास किया उन राष्ट्रों के लिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार एनसीईआरटी से इसको कंफर्म कर लेंगे। ये एनसीईआरटी की जो किताब है, 12th वाली जो किताब है, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है गुटनिरपेक्षता नीति के बारे में भारत ने कभी प्रयास नहीं किया, तो ये गलत कथन हो गया। तो इसमें केवल ए जो है 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वाधीन भारत की तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। देखिए 3 चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती, 3 चैलेंजेस लिखे हैं, देखिए एनसीईआरटी किताब से लिया है ये। सबसे पहली चुनौती है टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एक राष्ट्र को एक करना, ठीक है। तो यहां देखिए टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, तो ये तो चुनौती था, ठीक है। सेकंड देखते हैं, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, टू अडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और फिर देखते हैं, थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, तो डेवलपमेंट और समाज का विकास करना, ठीक है। तो समाज का विकास करना ये चुनौती था और डेवलपमेंट करना, ठीक। तो इस्टेब्लिश केवल डेमोक्रेसी तो तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं था। तो यहां वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी टू इंश्योर द डेवलपमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब इसमें वही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है, तो इसको देखते हैं एक बार, की आने देते हैं वो क्या मानेंगे इसको। वैसे ये जो है चुनौती मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है, डेमोक्रेसी की चुनौती मिल रही है, ठीक है। तो बी जो है संभवतः इसमें राइट आंसर होगा। एक बार की आंसर की आने देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से ये ली गई है लैंग्वेज, एज इट इज लैंग्वेज ली है, ठीक है।
फिर राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 है, ठीक है, 7वां चरण जो था, तो ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है। नए राज्यों में जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित होता है तो आर्टिकल 356 आ जाता है ये, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे व्यवहार में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। कौन अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासकीय परिषद दोनों का मेंबर होता है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के माध्यम से, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों में समन्वय स्थापित करना, राज्यों में समन्वय स्थापित करना। और नीति आयोग की शासकीय परिषद गवर्निंग काउंसिल, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो ये इसमें शामिल होते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी डेप्थ ली है इन्होंने क्वेश्चन की, एक अच्छी गहराई ली है क्वेश्चन की। फिर भारत संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वैसे हिंदी में देखिए मंत्रिमंडल दे दिया, वैसे इंग्लिश में इन्होंने दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसका वैसे शाब्दिक जो संदर्भ है वो मंत्री परिषद होता है ना। तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में यदि कहीं मिसमैच होता है तो इंग्लिश वर्जन मान्य होता है, तो इंग्लिश में ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल 75 सेक्शन 3, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, तो ए आ जाएगा इसमें। फिर भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343, ठीक है ना, तो ये किस अर्थ में किया गया है? तो ये सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा है, ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा इसको बोलते हैं, राजकीय भाषा इसको बोलते हैं, ठीक है, किसी विशिष्ट राज्य, जन भाषा, संपर्क भाषा, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी और कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा गया है? आरंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक सक्रियतावाद, तो ये बी आ जाएगा। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से संपादित नहीं कर पा रही हो, तब न्यायपालिका जो है वो अपनी चिर परिचित भूमिका से भी आगे बढ़कर न्याय के उद्देश्य, न्याय के संरक्षण, न्याय के संवर्धन, न्याय के प्रोत्साहन के लिए जब कार्य करती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसने भारतीय संविधान में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? ये कई बार मैं बोलता हूं कि वहां इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन शब्द है, रिजोल्यूशन को हिंदी में संकल्प कहा जाता है, मोशन को हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। हम पढ़ते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, एग्जैक्ट जो शब्द है उद्देश्य संकल्प है। देखिए जिन्होंने पेपर बनाया उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा, उद्देश्य संकल्प शब्द दिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना, 13 दिसंबर 1946, और ये भारतीय संविधान सभा के पहले अधिवेशन है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के पहले अधिवेशन में यह प्रस्तुत किया गया, ठीक है, और 22 जनवरी 47 दूसरे अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक, मैंने 5 नाम बोले थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, नेहरू जी, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, वामे न्यूक्रुमा और सुकर्ण, तो इसमें नेहरू का नाम दिया है, तो ये हो जाएंगे। फिर है किस संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा सुरक्षा मिली? 73वां संशोधन है ये, तो ठीक है, सरल क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी हैं, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष। और ये तो करंट के हिसाब से, आप जब पेपर हो आपका उससे 15 दिन पहले तक सारा करंट जो है साल भर का वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उस समय कोई भी चेंजेस वगैरह न्यूज पर एक तो नियमित रूप से पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1949 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ये हाईकोर्ट से ये मैंने लाइनें ली हैं हाईकोर्ट की वेबसाइट से। द हाईकोर्ट वाज ड्यूली इनॉग्रेटेड ऑन अगस्त 29, 1949, 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन हुआ है राजस्थान उच्च न्यायालय का, ठीक है, उद्घाटन। और राज प्रमुख जो रहे राज्य के, उन्होंने 25 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट के जो इनॉग्रेशन की तिथि सुनिश्चित की गई, और जोधपुर जो है में, राजस्थान में जोधपुर में उसकी सीट स्थापित हुई, और उसका न्यायाधिक जो न्यायिक क्षेत्र है वो राजस्थान में रखा गया, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक कितने व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुए? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। चेयरमैन, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ना, पदेन अध्यक्ष कह लीजिए, चेयरपर्सन कह लीजिए, वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो 2014 में 16वीं लोकसभा जब आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर 17वीं लोकसभा 2019 में और अभी 2024 में 18वीं लोकसभा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, नीति आयोग के गठन में उन्हीं की भूमिका रही 1 जनवरी 2015 से। तो तब से लेकर अब तक नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में उन्होंने कार्य किया है, मोदी जी ने। तो एक व्यक्ति ही इसमें आंसर आएगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन नहीं पूछा इन्होंने, ध्यान रखिए, चेयरपर्सन, चेयरमैन के द्वारा पूछा गया। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 73वें संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, तो 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय जोड़े गए पंचायत राज के। 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची, 18 विषय जोड़े गए, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित हुआ 1956 में, ठीक है। ये कुछ सरल क्वेश्चन है। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान, जो 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया, सीटों का आरक्षण 1/3 सीटें आरक्षित की गई महिलाओं के लिए, वो किस संशोधन अधिनियम से? शहरी स्थानीय निकायों में 74वां संशोधन, ठीक है। ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर 1960 में सृजित राज्य थे, बंबई राज्य का पुनर्गठन हुआ और बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात बने हैं, ठीक है ना। बंबई राज्य का, बंबई प्रांत है ना, बंबई प्रांत का पुनर्गठन हुआ, बॉम्बे प्रोविंस का पुनर्गठन हुआ और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं वो 2 नए राज्यों के रूप में प्रस्तुत हुए, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी रहे, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, क्योंकि 2015 में गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा इसमें। वाइस चेयरमैन नहीं पूछा, वाइस चेयरमैन का क्वेश्चन पहले आ चुका है, देखिए ध्यान रखिए, वाइस चेयरमैन जो है वो आ चुका है शब्द। अब ये है कि वो पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो पूछ ले तो बात अलग है, तो हो सके लैंग्वेज बेस्ड अगर वो अंतर कर दे तो बात अलग है, अन्यथा चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं, उसके जो वाइस चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं, उपाध्यक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसमें अरविंद पनगड़िया रहे। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है जिसकी हमने चर्चा की थी, ठीक। अलग आंध्र के लिए आंदोलन का नाम था, देखिए ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, विशाल आंध्र आंदोलन था, इसका नाम ही विशाल आंध्र था। यहां देखिए मैंने लिया है कि जो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे मद्रास प्रांत के, वहां एक आंदोलन चला और उसका नाम था विशाल आंध्र मूवमेंट, ठीक, विशाल आंध्र मूवमेंट, क्योंकि ये एक सेपरेट आंध्र, एक अलग आंध्र के लिए चलाया जा रहा था, ठीक है। तो विशाल आंध्र आंदोलन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बार बार निवेदन कर रहा हूं, एनसीईआरटी किताबों का आप देख पा रहे हैं, उन किताबों से ही मेहनत भी की है, पेपर बनाने वालों ने भी की है, और जो पेपर सॉल्व करवा रहा है यानी कि मैंने मेहनत की, यहाँ से एनसीईआरटी जहाँ से पेपर उन्होंने बनाया है, तो वो कुछ किताबें, कुछ उसको सर्च किया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। तो साहब ये इस प्रकार से 75 क्वेश्चन हमने लगभग 57 मिनट की क्लास में कंप्लीट किए। आपसे आग्रह है, आपने पूरी क्लास देखी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 2-3 बार देख लीजिए इस क्लास को, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इनके नोट बना लीजिए। वैसे मैं इसका पैनल PDF जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उन पर अपलोड करवा रहा हूँ, और RAS प्री का पॉलिटी का जो कोर्स है वो एप्लीकेशन, जो पॉलिटी जोन की एप्लीकेशन है मेरी, उस पर उपलब्ध है, वहाँ जाके आप कोर्स देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स और अच्छे वीडियोस, अच्छे नोट्स वगैरह, और लगभग 500-600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं, वो सारी सूचना उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कल या परसों ही किसी अन्य टॉपिक पर, और लगातार जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत शानदार तरीके से कुछ जरूर मैं चीज़ें जो हैं इसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको लाभ पहुंचाएंगी, फायदा पहुंचाएंगी। मिलता हूं आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।